तो देखो बाबू यहाँ पे वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल के अंदर। सर 1 जूल किसके बराबर होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, बम देने, समझ में आ रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूर जाके 1 मीटर दूर डिस्प्लेस कर जाता है, तो जितना वर्क उस पर किया गया, जितना एनर्जी उसके ऊपर लगी, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 जूल। वही 1 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब जो भी हम लोग वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव कर जाए, इसी को बोलते हैं 1 जूल। सर 1 जूल, जूल इज ए एसआई यूनिट ऑफ वर्क। और अर्ग, 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 AERG, अर्ग, तो अर्ग इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो अर्ग सीजीएस यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हुआ। सर इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। सर ये जितने भी सवाल हैं हमारे पास, वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सारे के सारे क्या अपन लोगों के पास, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है कि उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और यहां से ये कैंसल आउट कर लेना, बिकॉज ये हम लोग आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया गया। तो बोल रहा है कि उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। हाँ सर, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सर सॉल्यूशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पे ये ऑब्जेक्ट कितना मूव कर गया, 2 मीटर मूव कर गया। ये ऑब्जेक्ट कितना मीटर, 2 मीटर मूव कर गया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 मीटर मूव कर गया। ये बताओ ये ऑब्जेक्ट जो 2 मीटर मूव किया है, तो फोर्स के डायरेक्शन में मूव किया है कि इसके अपोजिट। सर दिख तो रहा है ये फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव किया है, ये है हमारे पास। और फोर्स का भी डायरेक्शन हमारे पास यही है। देखो फोर्स का भी डायरेक्शन यही है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है। फोर्स का भी यही है और डिस्प्लेसमेंट का भी यही है। तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन पे है। मतलब फोर्स भी इस तरीके से है और बाबू डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है। तो ये बताओ वर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं, जब दोनों एक साथ में अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो वर्क को लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, F × S लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, F × S। तो सर यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला, तो सर वर्क आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये होगा 5 × 2 और ये होगा हमारे पास +10 जूल। कितना आ जाएगा, +10 जूल आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोला, इन ईच ऑफ ए फॉलोइंग केस force is acting on an object of mass m, the direction of displacement is from west to east as shown by the longer arrow। मतलब इसके अंदर फिगर एज्यूम करो कि ये कुछ ऐसा है। तो पहली मरतबा तो डायरेक्शन बनाओ। सर मुझे पता है कि ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ होगा। आज से नहीं पता था, अब से जान जाओ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब बोल रहा है कि यहाँ पे 3 डायग्राम होता है, यहाँ पे 3 डायग्राम दिखाया गया है। सर 3 डायग्राम कैसे, ये कुछ ऐसा था, ये सवाल कुछ ऐसा था, फिगर एनसीईआरटी के अंदर फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। अब क्या बोल रहा है कि तीनों का मास m है, तीनों का मास क्या है, m है, इसका भी मास m है और तीनों का मास हमारे पास m है। अब बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कहां से, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट है। तो अगर वेस्ट से ईस्ट है तो ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फोर्स है, एक फोर्स ऐसा दिखाया गया था और एक फोर्स ऐसा दिखाया गया था यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया गया था इसके अपोजिट। अब तुम देख लो कि इसके अंदर वर्क की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। पॉज करो और अच्छे से सॉल्व करो। क्या बता सकते हो, ये प्योरली एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये प्योरली बाबू क्या है, एनसीईआरटी सवाल है। तो सर बहुत इजी है। सर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है कि दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये एंगल जो होगा वह 0 डिग्री दिख रहा है। सर ये एंगल हमें 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भाई साहब आंख के हॉस्पिटल में चले जाओ। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। अरे है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये बता थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, सर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे वर्क की वैल्यू आ जाएगी 0
और यहाँ पे वर्क की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, निगेटिव, है कि नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो निगेटिव, 90 है तो 0, दोनों 0 डिग्री है तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज निगेटिव, पॉजिटिव, 0, ये चीज बताना था आपको कि निगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 है कि नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बोल रहा है क्या, ए मास ऑफ 10 kg is at a point A on a table, it is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, तो what is the work done on the object by the gravitational force? याद है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ पे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो बाबू यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पे पहले समझो। तो मैं बताया था कि जब भी अगर सवाल आए तो पहले एक रफ डायग्राम बना लो, एक पहले क्या करो, रफ डायग्राम बना लो। सर हाँ सही बोल रहे हैं आप, तो सर एक रफ डायग्राम। तो मैं बोला कि यहाँ पे एक टेबल है, एक अपन लोग के पास यहाँ पर टेबल है कुछ इस तरीके से, ये है अपन लोग के पास टेबल, और ये टेबल के ऊपर बाबू क्या रखा हुआ है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये। तो बोल रहा है क्या, एक मास रखा हुआ है यहाँ पे, एक मास, ये होगा अपन लोग के पास पॉइंट ए, और जिसका मास m है, और ये A से B तक लेकर गया, A से B तक ले जाया गया, ये भी हमारे पास A से B, सेम मास को A से B आप लेकर गए इस तरीके से। ये बताओ अगर किसी टेबल पे बहुत ध्यान से समझियो बाबू, बहुत ध्यान से समझियो, अगर हम बोला कि ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहा हो, A पॉइंट से, बहुत ध्यान सुनना, ये मास A से, बता सकते हो क्या ये किसकी आंख है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो ये किसका आंख है। तो मैं बोला कि ये अपन लोगों के पास, ये बहुत ध्यान सुनना, ये A है और मैं इसको डिस्प्लेस किया इस तरीके से, ये B पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये बताओ यहां पे इस वाले मास पे, अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो ये बताओ इस वाले मास पे, ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ऊपर की तरफ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। सर बीच में होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, यहां पे होगा तो नीचे की तरफ। सर यहां पे होगा तो नीचे की तरफ। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है। तो भैया ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो सर यहाँ पे सो सिंपल। तो सर यहां पर आप ये बोल सकते हो, यहां पे जो फोर्स लगेगा, और याद है इससे पहले वाले नहीं देखे, इससे पहले वाले लेक्चर में देखो, तो यहां पे एक वेट लगेगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब वेट के मतलब ग्रेविटी फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स। ये बताओ यहां पे भी जाओगे तो ये ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ, यहां पे भी जाओगे तो ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ। ये बताओ हर वक्त डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो बाबू फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ये बताओ वर्क डन कितना होगा अपन लोगों के पास, 0। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स कि वर्क डन कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, 0। वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स इस मास पे कितना वर्क कर रहा है, याद करना कौन, ग्रेविटी फोर्स इस मास पे कितना वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ग्रेविटी फोर्स इस मास पे, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ग्रेविटी फोर्स नीचे है कि नहीं। तो ये बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना हो गया बाबू, 0 हो गया। बहुत ध्यान सुनना। सर इसका रीजन क्या है, सर क्योंकि बोल रहा है एक्सप्लेन योर आंसर, तो भाई साहब इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सर पहला एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपन लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम
फ्रॉम लेट अस सपोज ए टू बी है हमारे पास, ए टू बी है, तो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में ये परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, क्यों ऐसा, बिकॉज सर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स ऐसा है, और इससे पहले मैं बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री एंगल पे हुआ तो ये बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ये लिखोगे 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, पूरा आपका पूरा मिलेगा तुम्हें एग्जाम के अंदर, है कि नहीं। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोला एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ। सर एक होता है कर्व्ड पाथ, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पाथ। मैं बोला ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और यहां से यहां तक गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पाथ। क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रेट पाथ। इस पाथ को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट पाथ बोलेंगे। सर ए से बी कुछ अगर ऐसा हुआ, मान लो एक बॉल को, ये एक बॉल को तुम ऐसे लिए और बॉल को ऐसे फेंकते हो, तो जो बॉल कर्वेचर जो पाथ अटेंड करता हुआ क्या कुछ ऐसा करता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि अम्ब्रेला टाइप, मतलब कुछ ऐसा इस तरीके से, तो ये होगा हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड पाथ। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बाबू, कर्व्ड पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड पाथ बोलते हैं। तो सर ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड पाथ। हर एक क्वेश्चन का मीनिंग समझना, बस रेक्टिफिकेशन मत करना। तो बोल रहा है कि एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, मतलब एक बॉल को ग्राउंड से फेंका गया, फेंकने के बाद इस तरीके से फेंका गया कि जो पाथ वो अटेंड करेगा बॉल, वो एक कर्व्ड पाथ करने वाला है। फिर कहां पे फॉल कर जाएगा, ग्राउंड पे ही। एक बॉल को ग्राउंड से फेंको तो फिर ये वह कहां पे गिरेगा, ग्राउंड पे ही गिरेगा। तो बोल रहा है द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है। मतलब ये सवाल कुछ ऐसा है अपन लोग के पास बाबू कि यहां पे देखो अल्फा बाबू यहां पे देखो, ये हमारे पास सपोज करो ये जमीनी स्तर है, ये ग्राउंड है, यहां से बॉल को फेंका गया और बॉल को फेंकने के बाद ये कर्व्ड पाथ चूज किया और यहां पे फिर से गिर गया, तो ये हमारे पास ए पॉइंट और ये हमारे पास बी पॉइंट। बोला व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सर वही सवाल फिर से आ गया, सर फिर से वही सवाल आ गया। सर वर्क डन का मतलब क्या हुआ, सर यहां पे ये बताओ ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, है कि नहीं। सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये पूरा, मारूंगा कई हजार और गिनूंगा सिर्फ एक, समझ में आ रहा। सर डिस्टेंस का मतलब अगर यहां से यहां तक अगर पूरा मेजर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते थे ए से बी, कहां से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते थे। तो ये ए से बी हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, ये जितना होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताओ बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो ये बताओ वर्क डन कितना होगा, 0। तो इसका मतलब वर्क डन बाई, देखो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखा रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा रहा है, बात क्या होगा, बराबर होने वाला है। तो मैं बोला वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट पे वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेविटी फोर्स कितना लगाएगा, 0। क्यों सर, सेम रीजन कौन सा, सर सेम रीजन यही लिख देना, सेम चीज, ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी, देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। सेम रीजन लिख देना, मतलब सेम रीजन एज प्रीवियस वन, मतलब हमारे पास जो रीजन जो होगा अपन लोगों के पास प्रीवियस सवाल से आप नोट डाउन कर लेना, प्रीवियस सवाल से भैया नोट डाउन कर लेने का, है कि नहीं। आगे चलते हैं। सर यहां पे बोल रहा है क्या, लुक एट द एक्टिविटीज, ये भी एनसीईआरटी ही प्रॉब्लम है बाबू, ये भी एनसीईआरटी ही प्रॉब्लम है। अब बोल रहा है क्या, बहुत ध्यान से समझियो, बोल रहा है क्या, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क, मतलब वर्क जो आपने फिजिक्स में समझा है, क्या उसके हिसाब से
क्या ये हमारे पास जो दिया हुआ सवाल है, जो एक्टिविटीज है, क्या इसमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब मैं एक तरफ लिख ले रहा हूं यहाँ पे वर्क, क्या ये वर्क होगा कि नहीं होगा? मतलब होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। ठीक है, बोल रहा है सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। ये बताओ जब सुमा पॉन्ड के अंदर, मतलब कोई झील के अंदर, कोई है तुम्हारे पास नदी के अंदर नहा रही है, तो ये बताओ अगर वो नहाएगी तो क्या करता है? फोर्स पानी को क्या करता है? पीछे की तरफ। ये बताओ पानी को पीछे, जब इंसान तैरता है तो क्या करता है? स्विम जब करता है तो पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता है। अरे है कि नहीं? पानी को पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट को आगे की तरफ। इसका मतलब जब ये होगा हमारे पास, इसका रीजन देखो, इसका रीजन, इसका मतलब जब सुमा, ये हमारे पास पानी है, ये हमारे पास पानी है, और सुमा सपोज करो यहाँ पे नहा रही है इस तरीके से करके, तो पानी को क्या करेगा? ये फोर्स आगे की तरफ, पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, है कि नहीं? तो फोर्स क्या होगा अपन लोगों के पास? फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। तो यहाँ हाँ सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपन लोगों के पास? फोर्स पीछे की तरफ लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। इसका मतलब ये वर्क है, ये वर्क है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखो, फील करो, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स लगाने पे, वहां पे वर्क होगा। सर ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। तो इसका मतलब ये बताओ, अगर डंकी, गधा, अगर एक सपोज करो लोड को, या हो सकता है ईंट रखा हो, या पत्थर रखा हो, या ईटा रखा हो अपने, उसके अपने क्या नाम है कि पीठ पर, तो ये बताओ क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं? तो सर क्या बोल रहा है, यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है डंकी। इसका मतलब डंकी यहाँ पे सिर्फ अपने बैक के ऊपर सिर्फ लोड लिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्क होगा क्या? सर नहीं होगा। सर इसका रीजन क्या होगा? सर वो कैरी कर रहा है, सिर्फ कैरी कर रहा है। अगर कैरी कर रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो सर वर्क होगा ही नहीं। ए विंड मिल्स इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। मान लो ये हमारे पास सपोज करो विंड मिल है, ये अपन लोगों के पास, मान लो ये विंड मिल है इस तरीके से, ये अपन लोगों के पास विंड मिल है, ठीक है, ये विंड मिल है। और सपोज करो ये अपन लोगों के पास वेल है, ये अपन लोगों के पास वेल है, और मैं बोला यहां से सपोज करो मैं एक तालाब के अंदर, बाबू ये देखो इसको मैं बाल्टी बांध दिया, और ये बताओ जैसे ही ये नचेगा, जैसे ही ये विंडमिल नचेगा, विंडमिल देखो ना, विंड एनर्जी वाला, राजस्थान वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है, तो ये बताओ विंड मिल जो है जब ये यहाँ से नचेगा, जब ये हमारे पास रोटेट करेगा, तो ये बताओ ये लिफ्ट करेगा कि नहीं? इसका मतलब ये फोर्स ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आंसर? यस, यहाँ पे ये वर्क हो रहा है। ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन प्लांट खाना बनाता है, तो ये बताओ कौन से प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस। क्या यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है क्या? नहीं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाबू, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वर्क तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये वर्क नहीं होगा यहाँ पे। सर एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। ऑब्वियस सी बात है भैया, इंजन फोर्स खींच रहा है, और ये बताओ ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, तो ये बताओ इंजन क्या करता है? फोर्स लगाता है, तो इंजन फोर्स लगाया आगे की तरफ, और पूरी की पूरी ट्रेन भी आगे की तरफ मूव कर गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है कि नहीं? सर वर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसीलिए वर्क यहाँ पे हो रहा है। बोला फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड ड्यू टू द सन। तो ये मतलब सन की वजह से क्या होता है कि फूड वगैरह ड्राई हो जाता है, मतलब सूख जाता है। क्यों ऐसा भाई? ये हो सकता है क्या? नहीं भाई, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, ये है अपन लोगों के पास बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो यहाँ पे जो भी अंदर काम चल रहा है उससे मतलब हम लोग को नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये वर्क होगा क्या? नहीं, वर्क नहीं है यहाँ पे। बोला ए सेलबोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। मतलब विंड एनर्जी की वजह से, ये हवा की वजह से ये सेलबोट मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये मान लो अपन लोग के पास सेलबोट है ऐसे, और सपोज करो यहाँ पे हम लोग, नहीं होता एक मूवी देखे होगे, क्या नाम है, बड़ा बड़ा बाल रहता है उसके अंदर, और क्या होता है कि अपने बोट के ऊपर एक बड़ा सा क्या नाम है कि एक डंडा रहता है, उसके ऊपर फ्लैग टाइप का कुछ रहता है, फ्लैग टाइप का, तो वहां से क्या होता है? विंड एनर्जी मिलती है, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर बोट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है बाबू, क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे वर्क होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि सेल बोट जो है हमारे पास, जो बोट है वह आगे की तरफ मूव करेगा ही, क्योंकि विंड एनर्जी फोर्स लगाएगा। विंड एनर्जी से क्या मिलेगा उसको, हमारे पास सेल बोट को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, ये सेल बोट आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्क है कि नहीं। ये चीज क्लियर हुआ, आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। अब क्या बोलना है यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। मतलब एक सैटेलाइट, ये अपन लोगों के पास क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ है भैया, गोल गोल आकार का अर्थ है, मगर गोल होता नहीं है, गोल होता नहीं है, बट मानो कि गोल होता है। तो मैं क्या बोला कि ठीक है सर, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कुछ डिस्टेंस पे, मतलब अर्थ के सेंटर से ये कुछ डिस्टेंस पे सैटेलाइट को भेजा जाता है, और ये सैटेलाइट ये अर्थ के रिवॉल्व क्या करती है, हमारे पास ये रिवॉल्व करती रहती है। तो मैं बोला ये सैटेलाइट है सर, ये सैटेलाइट है, मान लीजिए ये भी हमारे पास मान लो सैटेलाइट है, यहाँ पे अपन लोगों के पास सैटेलाइट है, और यहाँ पे ये भी हमारे पास सैटेलाइट, ये रिवॉल्व कर रही है कुछ इस तरीके से। तो सर मैं बोला था कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सैटेलाइट पे किधर लगेगा, हमारे हमेशा अर्थ सैटेलाइट को किधर खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ खींचने वाला है कि नहीं। हाँ सर, तो इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगती है। किसी भी बॉडी पे अगर ग्रेविटी फोर्स लग रही है तो उसके सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगती है। सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। सर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। सर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ऐसा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह टेंजेंशियल टू इट्स पाथ है। याद करना यहाँ पे बाबू, क्या चीज लिखोगे यहाँ पे, पहली चीज ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट इज टेंजेंशियल टू अर्थ। क्या होगा अपन लोगों के पास, टेंजेंशियल टू अर्थ। अर्थ की ये टेंजेंशियल होता है, अरे सॉरी, टेंजेंशियल टू कर्व्ड पाथ। जो भी कर्व्ड पाथ होता है उसके टेंजेंशियल होता है। तो मतलब ये है कि नहीं। और आपको पता होगा कि अगर एक गोला है, एक सर्कल है, और ये बताओ सर्कल का ये रेडियस होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं कि नहीं। और मुझे पता है कि ये होता है टेंजेंट, और ये होता है अपन लोग के पास बाबू रेडियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये बताओ रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लास 9th वाले जानते हो, सर्कल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि जहां पे टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप यहां पे देखो, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर हो किससे, रेडियस से, और यह हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट से पास करे। देखो ये हमारे पास एक पॉइंट से पास करे। तो ये बताओ टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है। सर डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, सर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। सर ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है। ये बताओ बाबू दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होने वाला है कि नहीं, 90 डिग्री। तो ये बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स जो सैटेलाइट पे करेगा, तो ये बताओ उसका वर्क डन कितना होने वाला है, 0। तो इसीलिए हम लोग वर्क डन क्या होगा अपन लोगों के पास, एक और पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स मतलब Fg का मतलब ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ ये लगता है। अगर अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है तो यहां पे ये मुझे पता चला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आप अपना आंसर को जस्टिफाई कर देना कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है कर्व्ड पाथ में, कभी भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा टेंजेंशियल टू इट्स कर्व्ड पाथ होगा। मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सैटेलाइट इज टेंजेंशियल टू कर्व्ड पाथ, मतलब ये जो कर्व्ड पाथ है उसके टेंजेंशियल होता है। ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। याद करना, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है। तो बोल रहा है क्या हमारे पास, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। तो ये क्या होगा हमारे पास, वर्क डन
बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट कितना होगा, 0। क्यों, इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सैटेलाइट का वो आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए 0। सर परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि सर्कल की एक प्रॉपर्टीज होती है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पे, अब बोल रहा है कि ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी का सवाल है, फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। अब क्या होगा, हैज ही डन सम वर्क और नॉट। अब बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर। अब क्या है का मतलब क्या होता है, भूसा, भूसा जानते हो ना, गाय को जो खिलाते हैं या भैंस को जो खिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूसा। तो भूसा को यहाँ पे सर पे रखा हुआ है बहुत देर से, आधा घंटा से। तो ये मतलब आधा घंटा से, मान लो खाना खाकर आया, मान लो मैं खाना खाकर आया, ठीक है, मैं भूसा उठाया अपने सर पे 30 मिनट के लिए रख लिया, और उसके बाद मैं बोला 30 मिनट बाद भैया मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। क्या है, भूख बहुत तेज लगी है। सर कैसे भूख लगी, आप तो कुछ काम ही नहीं किए। सर मैंने फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं किया है, मगर काम किया हूं मैं। हाँ सर ये क्या, समझ नहीं आ रहा है। सर फिजिक्स के हिसाब से आप लोगों को तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स के हिसाब से आप लोगों को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सर डिस्प्लेसमेंट है नहीं, वर्क है नहीं, वर्क 0 मान लिया आप लोग। सर जो हम लोग धूप में खड़े हो गए 30 मिनट तक ऐसे करके, अब जो भी घास है, जो भी घास का हमारे पास बोरिया है उसको ऐसे रखे हुए हम लोग, और आप बोल रहे हैं वर्क नहीं है। सर मेरी एनर्जी गई कहाँ, ये बताइए, बताइए कहाँ गई। सर जो भी हम लोग खाना खाए, मान लो हमारे पास सॉल्यूशन देखो इसका, सर वर्क डन तो 0 होगा, वर्क डन तो 0 होगा हमारे पास, क्योंकि ये जो बंदा है हमारे पास, सपोज करो ये जो बंदा है वह बोरिया ऐसे लिया हुआ है घास की, ऐसे अपन लोग के पास घास की बोरिया, और ये गुस्से में, भाई साहब गुस्सा ये बोला फिजिक्स के हिसाब से काम ही नहीं होता है कभी। हाँ सर, अगर यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, सर डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 है। सर क्यों भाई, ये बता, बोरिया जो है हमारे पास, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा इस बोरिया का, और इसको अर्थ पकड़ के सीधे नीचे की तरफ खींचेगा, ग्रेविटी फोर्स इसको पकड़ के नीचे खींचेगा यहाँ पे, है कि नहीं। सर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो सर यहाँ पे वर्क डन तो हमारे पास 0 होगा। सर वर्क डन जो होगा वह तो 0 होगा, बट सर मान लो हमारे पास यहाँ पे, तो सर ये इसका भी हमारे पास, ये भी नीचे की तरफ होगा, ये भी ग्रेविटी फोर्स इसको नीचे की तरफ पकड़ खींचेगा। हाँ सर, बट सर ये वर्क जो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, जो ये तुम्हारे पास भूखा प्यासा इंसान आधा घंटा से खड़ा हुआ है, उसका क्या होगा। सर यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो जब ये घास भूसे को बोरिया यहाँ पे नहीं चढ़ाया हुआ था सर पे, तो क्या हुआ, ये कुछ खाना खाया होगा, जैसे ही खाना खाया, अब जैसे ही खाना खाया उसके बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी स्टोर होगी, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। अब ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर हुआ, अब क्या हुआ, भूसा को ऊपर नीचे किया, तो भाई साहब वहां पे मैस्कुलर एनर्जी में, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, मैस्कुलर एनर्जी में। मतलब क्या होता है कि ये जो शोल्डर होगा वह क्या होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है कि नहीं। तो वहां पे जो केमिकल एनर्जी है वह कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू मैस्कुलर एनर्जी, मैस्कुलर एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल्स। तो ये मसल्स, तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा, कन्वर्ट का मतलब स्टोर्ड इनटू मैस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और केमिकल एनर्जी जो खाया था वह खत्म, और उसके बाद इसको भूख लगना प्यास लगना चालू हो जाएगा, और फिजिक्स के हिसाब से ये काम तो कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये इसके बिहाइंड रीजन होता है। उसीलिए कोई भी पत्थर को आप ढकेलते हो तो आप क्यों थक जाते हो, क्योंकि जैसे तुम यूज करते हो फोर्स, वैसे क्या होता है अपने बॉडी का मैस्कुलर एनर्जी आप यूज करते हो। मतलब जो खाना खाए हो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैस्कुलर एनर्जी में। जितना एनर्जी होता है वह जब तक एनर्जी रहेगा तब तक सप्लाई करेगा, केमिकल एनर्जी रहेगा, और नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं कर पाएगा, आपको भूख लग जाएगी, फिर खाना खाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये रहा अपन लोगों के पास 6 क्वेश्चंस, और ये वर्क के ऊपर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।